Hello everyone, welcome back to Bee Biology. So today we are going to start with the prokaryotic cell. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और डिफरेंट जो शेप्स है प्रोकैरियोटिक सेल के वो क्या होते हैं. ठीक है, तो ये समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये बात हमें पता ही है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सेल से बनी हुई है. और सेल जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल. तो ऑर्गेनिजम्स दो सेल से बने हो सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या फिर वो यूकैरियोटिक होगा. अगर वो यूकैरियोटिक से बना है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अब प्रोकैरियोटिक के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक की. प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं? तो देखो बच्चे, प्रोकैरियोटिक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रो और कैरियन. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो यानी कि ये वो सेल्स है जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि ये सेल्स या ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही पुराने हैं, जो बहुत ही प्रिमिटिव है, जो बहुत पहले आए थे, और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी अभी अच्छे से नहीं डेवलप्ड, उसमें भी अभी बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी हैं. तो इस बात से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई. अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किन किन में होता है, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि वो किससे बने हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं. दूसरा जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ब्लू ग्रीन एल्गा. तीसरा आता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है इसका, और ये प्रोकैरियोटिक है. नेक्स्ट इज पीपीएलओ. पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं. और वही अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में हमारे प्लांट सेल आ जाते हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं इनका जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है. जितने भी प्लांट्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. दूसरा हमारे एनिमल सेल्स आ जाते हैं. तो प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये सेल्स जो होते हैं सेम होते हैं, बस थोड़ा मोटा डिफरेंस होता है. अब हम इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इस टॉपिक में सिर्फ हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. तो प्रोकैरियोटिक के अगर हम कुछ फीचर्स देखें कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है इनके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, दिखने में बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं. हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इनको देखने के लिए. दूसरी इनकी खास बात होती है कि इनमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. और अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो इनका जो डीएनए होगा वो क्या है? सर्कुलर डीएनए है. सर्कुलर डीएनए. नेक्स्ट, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती. डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये कुछ भी इनमें नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस इसमें एब्सेंट होती है.
अब इसमें हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव होने का क्या मतलब है? तो अगर मैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर मैंने बोला कि इनका जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव होता है, तो उसका क्या मतलब है? हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, अगर मैंने यहाँ पे ये न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस को जिसने बाउंड किया होता है, न्यूक्लियस इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या है? अंदर जेनेटिक मटेरियल है और बाहर न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो इसको हम एक ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, अगर उसको किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने बाउंड नहीं किया तो वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए इसमें सर्कुलर है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक सर्कुलर डीएनए बना देती हूँ। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है, इसको किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है ये प्रिमिटिव है, इसलिए इसका नाम प्रोकैरियोट पड़ा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इससे हमें ये बात भी पता लग गई कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो ये हमने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए थे प्रोकैरियोटिक सेल के। अब आगे अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को अंदर से देखूं कि अंदर इसके क्या है, तो अगर यही मैं पिक्चर लूं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल को ध्यान से देखो, आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है कि कुछ लॉन्ग से फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स है ना, ये लॉन्ग से फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स, और कुछ छोटे छोटे भी स्ट्रक्चर्स है जो कि इसकी पूरी बॉडी सरफेस पे लगे हुए हैं। तो ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर मैं इस प्रोकैरियोटिक सेल को कट करके इसके अंदर देखूं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बना दिया। प्रोकैरियोटिक सेल को कुछ मेम्ब्रेन्स ने बहुत ही अच्छे से कवर किया होता है। तो 3 मेम्ब्रेन्स होती है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल ने जिसको प्रोकैरियोटिक सेल को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। तो एक मेम्ब्रेन हमारी ये हो गई, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो 3 मेम्ब्रेन्स ने इसको कवर किया हुआ है, यानी कि 3 एनवलप से हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कवर्ड है, इतनी ज़्यादा इसे प्रोटेक्शन मिली है। तो पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि ये किसी किसी चीज़ को ही अपने अंदर आने देगी। सारी चीज़ें, चाहे वो खाने की चीज़ है चाहे कुछ भी है, हर चीज़ सेल के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए ये किसी किसी चीज़ को ही अंदर आने देगा जो कि सेल के लिए बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन बनाई। एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन तो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद हमारी एक और मेम्ब्रेन होगी जिसे हम सेल वॉल नाम दे देंगे। तो ये मैंने बना दी सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या होता है? अब सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वो बर्स्ट कर जाएगा अगर उसको किसी चीज़ ने सपोर्ट नहीं दिया होगा, या फिर कोलैप्स कर जाएगा, पिचक जाएगा, या फिर बर्स्ट कर जाएगा। तो ये जो सेल वॉल है ये इसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देती है ताकि ये बर्स्ट ना करे। तो ये क्या करेगी? इसको प्रिवेंट करेगी फ्रॉम बर्स्टिंग। अब एक और मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल के बाहर है,
हमने बोला था कि 3 मेम्ब्रेन्स ने इसको कवर किया हुआ है, तो ये रही थर्ड मेम्ब्रेन, और इस थर्ड मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको और कैलिक्स। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स मतलब कोई भी लेयर। अब बच्चे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज सा पड़ा है, एक लूज शीथ में पड़ा हुआ है, लूज शीथ मतलब कि बहुत ही लूजली अरेंज्ड है, ज़्यादा टाइट नहीं पैक्ड है, अगर ये लूज शीथ में है तो हम इस लेयर को स्लाइम लेयर बोल देते हैं। हम उसे क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। कि लूज जैसे स्लाइमी होती है ना, जेली लाइक, वैसे से अगर लेयर है तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही थिक और बहुत हार्ड है, थिक है और बहुत टफ है, बहुत हार्ड बहुत टफ है, तब हम ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल बोलेंगे। हम बोलेंगे कि इसकी जो थर्ड लेयर है वो कैप्सूल है, राइट। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो 3 लेयर्स है, 3 जो एनवलप्स है, उसने प्रोकैरियोटिक सेल को कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, कि अंदर क्या क्या है। अब सबसे पहले इसके जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम है, अकेला एक क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम है अकेला, सिंगल डीएनए इस पे प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। सिंगल क्रोमोसोम इज देयर, सिंगल क्रोमोसोम, और जो इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है, डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सर्कुलर फॉर्म में। और क्या इस डीएनए को किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है? नहीं किया हुआ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीएनए इज नेकेड, कि जो इसमें डीएनए है वो नेकेड है। अब ये बात कर ली हमने इसके जेनेटिक मटेरियल की। अब आते हैं इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का काम होता है। और राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70S वाले होते हैं। वैसे राइबोसोम 2 तरीके के होंगे, एक 70S होगा और एक 80S होगा। तो ये टाइप्स है राइबोसोम्स के। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उन सब में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, अब पहले हमने जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली, हमने राइबोसोम की बात कर ली। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में। अब एक और इसमें बहुत ही यूनिक सी चीज़ देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या? अब देखो, ये तो हमारा मेन जो डीएनए हो गया, मेन क्रोमोसोम हो गया, वो हो गया न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस तो नहीं होता है इस पे, जो ये हमारा जो मेन सिंगल क्रोमोसोम हो गया इस प्रोकैरियोटिक सेल का। इस क्रोमोसोम के अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन्हें हम बोलते हैं। यानी कि ये डीएनए जैसे ही दिखते हैं, जैसे यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, ये भी सर्कुलर ही होगा, बट इनका साइज थोड़ा छोटा होगा और इनको हम प्लाज्मिड बोल देंगे। अब प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही होते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि ये प्लाज्मिड का फंक्शन ही यही होता है कि ये एंटीबायोटिक्स, जो भी हम बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है ये, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो ये इसका पहला काम हो गया प्लाज्मिड का। दूसरा काम ये है कि ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो ये दो काम इस प्लाज्मिड के हो गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मिड के अलावा हमें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडीज बोल देते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज अगर देखा जाए तो कोई भी सेल है वो खाना तो खाएगा ही और कुछ चीज़ें अपने अंदर स्टोर भी कर लेगा, बाहर से इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल भी क्या करता है, जो भी कुछ फूड है, चाहे वो स्टार्च है, चाहे कुछ कलर है, चाहे छोटे छोटे कुछ भी चीज़ें हैं, वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है इन इंक्लूजन बॉडीज़ में। तो इसके अंदर स्टोर्ड की हुई चीज़ें होती हैं, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रोकैरियोट में वो है मेसोसोम्स। तो ये कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं। मेसोसोम्स कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होते हैं। तो ये जो ग्रीन वाली लेयर थी ये सेल मेम्ब्रेन थी। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर को इनफोल्ड हो जाती है और इसको हम बोलते हैं मेसोसोम। अब ये इनफोल्डिंग अलग अलग शेप में हो सकती है, या फिर किसी वेसल के शेप में हो सकती है, किसी ट्यूब्यूल के शेप में हो सकती है, या फिर किसी लैमिले के शेप में हो सकती है। मेसोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पहला तो ये कि ये सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर दे रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो काम है वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके कुछ रोल है। पहला है कि ये हेल्प करता है सेल वॉल की फॉर्मेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन। दूसरा काम है मेसोसोम का कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं जिन्हें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है तो ये सारे मेसोसोम्स प्रोवाइड करवाता है। सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बॉडी में से कोई भी चीज़ है जो कि अनवांटेड है उसको बाहर निकालने में भी ये हेल्प करता है। और सरफेस एरिया तो ये इंक्रीज करेगा ही करेगा सेल मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे हमने अंदर के जो कुछ स्ट्रक्चर्स थे वो हमने देख लिए प्रोकैरियोटिक सेल में। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अंदर इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जो कि एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमारा डीएनए भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे, हमारे इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होगी। तो ये तो हमने कुछ अंदर की चीज़ें देख ली थी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल मूवमेंट के लिए या फिर ये मूव कर भी सकता है। कई प्रोकैरियोटिक सेल मोटाइल होते हैं और कई नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इनमें एक फ्लैजिला तो होगा ही, एक लॉन्ग सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि मूव करने में हेल्प करेगा और इसे हम बोलेंगे फ्लैजिला, जो कि हमने इस डायग्राम में भी देखा था। सो दिस इज अ फ्लैजिला। तो इसके बहुत सारे फ्लैजिले हैं। तो फ्लैजिला एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये फ्लैजिला मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, लोकोमोशन करने में हेल्प करेगा। फ्लैजिला के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पिलाई बोलते हैं। पिलाई का काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिलाई हेल्प करते हैं और ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसके ऊपर लगे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम फिम्ब्रे। इस तरीके से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है बॉडी में जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं। फिम्ब्रे का काम होता है किसी भी सेल को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करवाना। फिम्ब्रे, अगर मेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये किसी सबस्ट्रेटम या किसी सरफेस के ऊपर चिपकना चाहता है ताकि ये अच्छे से चिपक सके, इसकी जो कैपेसिटी है ताकि ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ सके, उसको फिम्ब्रे इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। तो फिम्ब्रे का काम है कि किसी भी सरफेस के साथ प्रोकैरियोटिक सेल को अटैच करवाना। तो यहाँ पे हमने कुछ जनरल फीचर्स देख लिए एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके डिफरेंट शेप हो सकते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक सेल जनरली हमें 4 शेप में देखने को मिलता है। पहला शेप है कोकस। कोकस शेप मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बॉल की तरह यानी कि स्फेरिकल शेप में दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स पड़े हुए हैं। तो ये कोकस शेप है। दूसरी शेप है हमारी बैसिलस। बैसिलस रॉड शेप होती है। कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से होते हैं जैसे कि कोई रॉड हो, और उनको हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर बैसिलस। बैसिलस के एक एग्जाम्पल है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया का नेम है और ये रॉड शेप का होता है। थर्ड इज कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड को हम विब्रियो बोलते हैं, जैसे कि कोलेरा कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम विब्रियो कॉलेरे होता है, उसका जो शेप होता है वो इस तरीके से कॉमा की तरह दिखेगा वो। तो विब्रियो इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। जो लास्ट है वो है हमारा स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, जिसे हम स्पाइरेलम भी बोलते हैं। स्पाइरेलम बैक्टीरिया स्पाइरल की तरह होंगे, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। इस तरीके से ये स्पाइरल की तरह हमारे बैक्टीरिया जो होंगे उनकी शेप इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। आई होप यू लाइक इन दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।